दोस्तों, जिस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश पूरी हो गई। 2024 से ये अब तक सवाल था कि आखिरकार बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद कौन होगा। कौन होगा जो संघ को साथ लेकर चलेगा, कौन है जो दिल्ली को साधने में कामयाब होगा। इस लिस्ट में तीन बड़े नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे। एक नाम शिवराज सिंह चौहान का था, दूसरा भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर का। लेकिन इन तीनों नामों में भी अब फाइनल हो चुका है कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कब होगा और कौन होगा। जी हां, उस तारीख का ऐलान भी आज हम आपके सामने करने वाले हैं जब बीजेपी के नए बॉस का ऐलान किया जाएगा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। बीजेपी ने 2 दिन के अंदर ही अपने 9 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है। इसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बंगाल जैसे राज्य भी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश को भी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। दूसरी तरफ यूपी और साथ ही पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में भी समीक भट्टाचार्य ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, वो भी अगले अध्यक्ष अब वहां के बनने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का अध्यक्ष मिलने वाला है और इसी के साथ ही वो तलाश भी पूरी हो गई है, वो क्राइटेरिया भी पूरी हो गई है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चाहिए होता है। दरअसल बीजेपी का फॉर्मूला यह कहता है कि कम से कम 50% राज्यों में उनके नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाने चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के पास इस वक्त पूरे देश के अंदर 37 यूनिट हैं, जिसमें अब तक करीब 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। दरअसल बीजेपी का यह फॉर्मूला है कि कम से कम 50% राज्यों में नए अध्यक्ष का चुनाव हो, यानी कि नई यूनिट्स वहां पर बन जाएं और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। ऐसे में अब तक 14 राज्यों को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, 19 राज्यों में ये जल्द ही मिलने वाले हैं और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्राइटेरिया पूरा हो गया है। दोस्तों, आप कमेंट कर बताइए कि आप शिवराज सिंह चौहान या फिर मनोहर लाल खट्टर या फिर भूपेंद्र यादव, इन तीनों में से किसे बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नाम अगर किसी की चर्चा है तो वो शिवराज सिंह चौहान की ही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान को संघ का भी करीबी माना जाता है और साथ ही वो दिल्ली के सेंटर पॉलिटिक्स में भी इस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान एक वक्त पर 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ साथ दूसरे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान ही थे, लेकिन उन्हें बाद में दिल्ली लाया गया। 2023 में उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया और चुनाव जिताने के बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। अब तीनों में पेच ये फंसता है कि तीनों ही इस वक्त मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि इनमें से किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तो कैबिनेट में फेरबदल भी संभव है, क्योंकि इनमें से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो फिर नया कैबिनेट विस्तार भी हमें देखने को मिल सकता है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नरेंद्र मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी संभव है। लेकिन इन सब के इतर बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार हैं और उनका नाम ये मान लीजिए कि आप घोषित होने ही वाला है। अब तारीख समझ लीजिए। दरअसल नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स समिट के जरिए से 8 दिनों की विदेश यात्रा पर गए थे। अलग अलग देशों में वो जाएंगे और उसके बाद जैसे ही वो भारत लौटेंगे, खबर है कि भारत लौटने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके 2 दिन के अंदर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो जाएगा। जिन राज्यों को उनके नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं उनके भी नाम जरा जल्दी से जान लेते हैं। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बंगाल में समीक भट्टाचार्य ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और वही बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में होने वाले हैं। उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि अमित शाह के सपने को बंगाल में साकार किया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल के कंधों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। एमपी में हेमंत विजय खंडेलवाल को बनाया गया है। हेमंत मोहन यादव के भी करीबी माने जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। अब तक वहां से खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनकी जगह जिम्मेदारी हेमंत विजय खंडेलवाल ने संभाली है। और आंध्र प्रदेश में पीएनबी माधव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन राज्यों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का भी ऐलान जल्द ही होने वाला है। ये यकीन मानिए, यूपी में जो नया बीजेपी अध्यक्ष होगा वो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दिल्ली की पॉलिटिक्स को साधने वाला होगा। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार के लिए वहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है।
तीन दावेदार हैं। इन तीनों में से आप किसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, बीजेपी कैसे डिसाइड करती है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है उसे मैंने वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर के साथ बातचीत में डिकोड करने की कोशिश की है। इसके बाद आप वो बातचीत का सिलसिला देखेंगे जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी मौजूद हैं और आज हम उनसे समझेंगे शिवराज सिंह चौहान 25 साल बाद जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उसके मायने, इसके साथ ही बीजेपी में अगले अध्यक्ष के पद को देरी क्यों हो रही है, शिवराज सिंह चौहान ने कैसे दिल्ली को हिला दिया है और शिवराज सिंह चौहान क्या नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार है। हर बारीकी को समझेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर जी को करीब 2.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। और सबसे पहले तो आपको सर शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप तो खुद YouTube पर धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल के नाम से लोगों से स्टोरीज साझा कर रहे हैं, खबरों को विस्तार से बता रहे हैं और उसके बारे में जो आपका अनुभव है उसे साझा कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, 25 साल बाद पदयात्रा निकाल रहे हैं, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच गए, जब ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान अब भाई कट गए हैं, अब वो देश के हो गए, ऐसे मौके पर शिवराज सिंह चौहान उस विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो एजेंडा नरेंद्र मोदी ने तय किया था। और इसका तो किसी को अंदाजा नहीं होगा, ना अमित शाह को, ना जेपी नड्डा को, ना ही योगी आदित्यनाथ को। ये शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा के मायने आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक बात आदर्श, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से दिल्ली के लिए निकले शिवराज और दिल्ली में शिवराज, ये दोनों एकदम अलग शिवराज के तौर पर आपको दिखाई देगा। शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य में खुश मस्त वहां रहने वाले एक मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक अपनी पार्टी को एक बहुत ही ताकत का अपने राज्य में ताकत और पार्टी में तब्दील किया। ऐसा तो पहले से भी था, लेकिन वो पार्टी एक सत्ता में रह रही थी, लेकिन जिस तरह से उसको अभिजीत एक टीम में बदला वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन जब उनको आपने देखा इतनी बड़ी जीत, यानी उनके कैरियर की और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत जब मध्य प्रदेश में हुई, उस वक्त ये नहीं लगा कि उनको उस तरह से जो वो चाह रहे थे वो इनाम दिया गया। तो लिहाजा आपने थोड़ी सी कटुता दिखाई दी। शुरुआत में उन्होंने कहा, आपने उस पोस्टरिंग को भी देखा, वो जो तमाम जगह वो बहनों के साथ जाके मिल रहे थे, मामा कहीं नहीं जाएगा, मामा यहीं रहेगा। लेकिन वक्त की नजाकत है कि इस समय आज की डेट में भी शाह और मोदी युग बीजेपी में है, बीजेपी में चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एक ट्रांजिशन का फेज है, बीजेपी एक अब 15 साल जब होते हैं किसी भी पार्टी की सत्ता में, तो आप देखते हैं कि वहां एक चेंजेस आता है, लीडरशिप में चेंज आता है, लोगों में चेंजेस आता है और एक आइडियल जो एक जब आप सत्ता में नहीं हो तो पार्टियां लंबे समय तक उन चेहरों को बर्दाश्त करती हैं, उन चेहरों के साथ सफर तय करती हैं जिन चेहरों को वो लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की आप आडवाणी साहब को देखिए, लंबे समय तक वो बीजेपी का चेहरा बने रहे। उससे पहले जो आपने देखा होगा दीनदयाल और तमाम लोग जो संघ के, जो जनसंघ के चेहरे थे, उस तरह बलराज मधोक, ये तमाम लोग लंबे समय तक चलते रहे। लेकिन जैसे ही सत्ता आपके हाथ में आती है तो 15 साल बाद, 10 साल बाद एक बड़ा चेंजेस दिखाई देता है। अब जो है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान एक बिल्कुल अलग किस्म के कृषि मंत्री थे। अगर आप देखो, दो लोगों का अंतर देखिए, एक राजनाथ सिंह है जो देश के अध्यक्ष भी रह चुके बीजेपी के बाद, और इसके अलावा एक शिवराज सिंह चौहान है जब वो अपने आप में सिमटे रहने वाले राजनेता राजनाथ सिंह है। उनको डिफेंस मिनिस्ट्री भी दी, उनको होम मिनिस्ट्री भी दी, और वो बहुत आउटरीच नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ग्राउंड की पकड़ नहीं है। इसके उलट शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसे कम लीडर होंगे जो इस तरह से, क्योंकि उनको तो कहता ही थे पाँव पाँव शिवराज, पाँव पाँव मामा, क्योंकि हर एक जगह जाने का तो जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कैरेक्टर है जिस पर दिल्ली में निगाह रखी जाती है, वो शिवराज सिंह चौहान है, जिनको तमाम समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक जो बीजेपी को कवर करते हैं,
और साथ ही साथ वो भी जो पार्टियों के उलटफेर की संभावनाओं को वॉच करते हैं, उस पर नजर रखते हैं। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की ये यात्रा वापस उस जड़ के साथ जुड़े रहने की है, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप में आपने देखा होगा, जो केंद्र के लोग आए हैं, केंद्र में आए हैं, जो राज्यों के लोग, वो बाद में राज्यों में उनकी जो जिस तरह की एक्सेप्टेंस है उसमें कमी आती है, वो जड़ों से कटते हैं। लेकिन इसके आपने देखा कि शुरुआती हिचक जरूर हम लोगों ने शिवराज सिंह चौहान में देखी जब उन्होंने दिल्ली में ये मंत्रालय संभाला, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी स्टाइल में, जो उनका बेलौस अंदाज है, और कुछ भी कहिए, इतने लंबे समय तक एक अपनी लोकप्रियता बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होता। आदर्श, उन्होंने, अगर मैं देखता हूं तो बहुत दिनों बाद कोई ऐसा कृषि मंत्री, वरना तो हम लोग उसको देख ही रहे थे शरद पवार को, जिसको खेल मंत्री कहा जाने लगा था, जो कभी कभी कृषि पे बात करता है। और ऐसे समय में आपको बनाया गया जब इस सरकार ने फॉर्म ला वापस लिए थे, और बहुत ज्यादा तोमर साहब इसी राज्य के बहुत कोई असर नहीं छोड़ पा रहे थे। आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान लगातार जगह जगह जाते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन है और अपने असर को बनाए रखते हैं। अब ये जो जिस यात्रा को वो शुरू कर रहे हैं, मुझे मैं लगता है कि हाँ उसी धीरेन्द्र जी, तरफ मैं वो यात्रा है। विजुअल भी दिखा देता हूँ लोगों को, वो फुटेज जो दिखा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को, कैसे शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए जो वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। और मैं ये भी समझना चाहूंगा, ये क्या दिल्ली से ऑर्डर आया होगा? अगर दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि विकसित भारत की बात कही, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता तो पूरी पार्टी इस दिशा में जुट जाती। हमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राज्यों में भी ये कार्यक्रम देखने को मिलते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अकेले मोर्चा संभाला है। देखिए, एक चीज हमको थोड़ा सा आदर्श ये देखना होगा कि देखो, राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति में एक अंतर है। कम से कम अभी शिवराज सिंह चौहान जो है इतने बड़े तौर पर नहीं है कि वो विकल्प हैं, वो मोदी का या शाह का विकल्प नहीं है। लेकिन वो जब आए थे तब जरूर ऐसा लग रहा था कि वो खिन्न है, लेकिन अब वो अपनी स्वीकार्यता एक टीम मेंबर की बना रहे हैं। वो एक इस तरह के लीडर की पहचान बना रहे हैं जो आपके लिए सर्वथा सुलभ है और जिसका आम जनता के साथ भी रिश्ता है। आप देखते होंगे उनकी हम्म। राजनीति इस तरह की सीधे विरोध की राजनीति नहीं है। जिस विरोध की राजनीति में आपने देखा होगा कि किस तरह से देश के गृह मंत्री अपने अमित शाह हैं, जब उनसे कहा गया था कि सोनिया गांधी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह की कोई प्लेजेंट्री शेयर नहीं करता हूं, मतलब इतनी क्लैरिटी रखने वाले। जबकि इसके उलट शिवराज सिंह चौहान ऐसे हैं जिनका विपक्षियों के साथ भी उस तरह का रिश्ता है, बहुत ही, कोई कह नहीं सकता कि कटुता में है ये है। तो इस तरह के ऑर्डर्स तो नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, ये जरूर है कि उनके प्रति कोई इस तरह का भाव केंद्र के लिए नहीं है। वो जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपने संपर्कों को, अपनी जमीन को बनाए रखने में यकीन करने वाले राजनेता हैं, और वो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा कोई उनको लेकर किसी तरह का असमंजस का भाव है या है। बस ये है कि राजनीति में देखिए संयोग बहुत होते हैं। जिस समय आप उनको देख रहे होंगे आदर्श, जब पूरे प्रदेश ने एक शिवराज सिंह चौहान को देखा, उस वक्त वो सांसद हुआ करते थे। अगर हम्म। हुबली का मौका नहीं आता तो उनका नाम कभी मुख्यमंत्री की लिस्ट में नहीं था। वो एक सौम्य कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, और एक सांसद के तौर पर अपने लगातार जीत हासिल करने वाले, और केंद्र की राजनीति में भी उनका नाम कोई बहुत उसमें नहीं था। वो सेकंड लीग के उन लोगों में थे जिनमें प्रोमाइजिंग जरूर लीडरशिप थी, लेकिन बहुत डायनामिक लीडरशिप वहां नहीं मानी जाती थी। देखिए, अब जो बहुत सारे लोगों को, और खासतौर से आपका भी सवाल उसी तरफ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए या उसके लिए, देखिए आप एक बात समझिए कि राष्ट्र की राजनीति की शेप बदल चुकी है। अब वो लीडरशिप का स्टाइल बदल चुका है। अभी अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं कि मैं दिल्ली की इस राजनीति में, बदली हुई राजनीति में थोड़ा सा बहुत मुफीद आऊं, क्योंकि अब आप देखते होंगे राजनीति का टेम्परेचर और जो तापमान है वो बहुत ऊपर है ना। आप सीधे कन्फ्रंट की पॉलिटिक्स है इस वक्त। राहुल गांधी जो कभी प्रधानमंत्री मोदी जी या पीएम मोदी कहते थे, वो सीधा मोदी डरता है, ऐसे होता है। एक पॉलिटिक्स का लेवल वो चला गया। उस लेवल में एक स्वाभाविक नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कह रहा हो।
लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जब समन्वय की बात होती है, जब इस तरह की बात होगी कि एक ऐसा अध्यक्ष चूज किया जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बिल्कुल एग्रेसिव हैं, उनके साथ गृह मंत्री जो अमित शाह, जिनका स्टाइल उन्हीं जैसा था, वो अब उनकी सरकार में है। नड्डा बहुत कोई असर नहीं छोड़ पाए, मतलब नड्डा एक उसके तौर पर तो जरूर दिखाई देंगे आपको, लेकिन आप देखेंगे ना मंत्री के तौर पर वो कोई बहुत प्रभावशाली दिखते हैं और ना ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर दिखते हैं, अपनी कोई छाया नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि जब हम लोग अगर शिवराज सिंह चौहान को उस तरफ देखते हैं तो वो एक बेहतर अध्यक्ष तो दिखाई देते हैं कि एक पार्टी हाँ। के अध्यक्ष को इस तरह का होना चाहिए जो सबके साथ समन्वय बना सके और वो तमाम विरोधों अंतर विरोधों को साध सके, है ना। और जिस तरह की जमीनी समझ शिवराज सिंह चौहान को है, इसमें कोई भी मेरे विचार से इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे उनका विपक्षी भी क्यों ना हो, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के गांव गांव के साथ उनका रिलेशन उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने बनाया और इसको बरकरार रखा। जो ये यात्रा आपको दिख रही है, ये उसी रिश्ते की जो एक रिश्ता है उसको सरसब्ज करने की है, कंटिन्यू बनाए रखने की है। तो मुझे लगता है कि वो एक अध्यक्ष पद के लिए तो मेरी नजर में एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग उनके प्रेम में या उसकी पॉलिटिक्स को देखकर कहें कि वो पीएम के कैंडिडेट होते हैं, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अब राजनीति चली गई है उसमें अगले जो संभावित उम्मीदवार के तौर पर अगर लोग, आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश में भी ये दिखाई दे सकता है, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो योगी आदित्यनाथ दिखते हम्म। है ना। आप हेमंता विश्व शर्मा जैसे फायर ब्रांड लीडर को उनसे आगे रखते हैं। दरअसल अब ये बात जरूर है कि शायद वो अगली तैयारी कर रहे हो, अपनी रिलीवेंस बनाए रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, मैं इसमें जरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है और लोगों का ये क्यों मानना हो सकता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि शिवराज सिंह चौहान के पास एक राज्य संभालने का लंबा अनुभव है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा समय तक वो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वैसे बीजेपी में और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी कांग्रेस को पूरे देश से साफ करने का जो एक नारा दिया गया था शुरू में ही, उसे भी शिवराज सिंह चौहान पूरा कर सकते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे अच्छी बात जो मानी जाती है कि वो लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की भी वो लोकप्रियता है कि वो लोगों से बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, उन्हें सबको साध कर चलना आता है। क्योंकि धीरेन्द्र जी, हमने बीते कई दिनों में ये देखा बदलाव कि नरेंद्र मोदी की सियासत में भी बदलाव नजर आ रहा है। अब वो मुख्यमंत्रियों के साथ, जो विरोधी मुख्यमंत्री उनके साथ चाय पीते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बैठते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि अब उनकी भी पॉलिटिक्स थोड़ी थोड़ी बदली नजर आ रही है, और उस पॉलिटिक्स में शिवराज सिंह चौहान अनुभव के मामले में, उस अंदाज के मामले में, क्या आपको नहीं लगता कि काफी आगे कुछ नेताओं से निकलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, मैंने क्या कहा कि देखिए अभी चेंजिंग का दौर, ट्रांजिशन का दौर शुरू हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी या तो अपने से 75 साल की सीमा का निर्धारण मान लें या हम्म। फिर उनका ये कार्यकाल पूरा हो, तब वो उसमें देखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे नेताओं से आगे जरूर हैं, अनुभव में आगे हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी तो सीधे यहाँ आके तभी सांसद बने जब वो जीते, मतलब जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए आए, ये तो पहले से रह चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा तो है कि अनुभव इनके पास है। एक मध्य प्रदेश जो देश के सबसे बड़े राज्य है और सबसे वेरिएशन जिसमें बहुत ज्यादा विविधताएं, जिसमें इतनी ज्यादा है, शायद पूरे देश का सबसे विविधताओं को समाहित करने वाला, आदिवासियों से लेके दलितों का, आदिवासियों का, अपर कास्ट का, ओबीसी का एक बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, जहां सब चीजों को साधा है। एक बार आप बैठ गए तो आप हटे नहीं। ये एक हम्म। बड़ी चीज है, ये एक कोई आसान काम नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई वो डेवलपमेंट के मानक पे वो कहीं कम पड़ा हो। मध्य प्रदेश ने उनके शासन काल में अच्छी तरक्की भी की है, क्योंकि जिस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे अलग अलग जगह, अगर आप देखेंगे खेती के लिए, मैंने खुद चूंकि मध्य प्रदेश चुनाव जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने ये देखा कि वो लोगों के लिए बेहतर मंडी से लेके घर तक की एक अच्छी सुविधा दी थी। लेकिन फिर भी एक आदर्श मानना पड़ेगा कि राजनीति अब आगे जा रही है। हाँ। पॉलिटिक्स दरअसल अब जो बीजेपी की खुद की पॉलिटिक्स है वो बहुत ही आक्रामक अंदाज पे जा रही है, क्योंकि
पिछले 15 साल मतलब अब 10 साल हो जाएंगे, 11वां साल ये पूरा हो जाएगा और ये पूरा कार्यकाल जब खत्म होगा तो 15 साल तक विपक्ष सत्ता से दूर है। आप उसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन अलग अलग मिलते हुए देख रहे हैं, अलग अलग इक्वेशन बन रही है, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ऐसे में ये बात तो जरूर है कि एक समन्वय या इस तरह का लीडर जो बहुत शांत है और चीजों को समझता है वो उसको जोड़ तो देगा। लेकिन चूंकि जिस तरह की एक मास अपील मध्य प्रदेश के बाहर भी चाहिए, जैसे आप अगर केरल जाना चाहते हैं तो केरल में हाँ। आपको या तो प्रधानमंत्री होके जा सकते हैं आप, तब तो आपको पहचाना जा सकता है, या फिर एक ऐसे डायनामिक लीडर के तौर पर आपकी पहचान होगी जिसकी स्पीच फायरी हो या जिसने कोई दिशा बदलने की बात कर रहा हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान अपने आप को इतना चेंज कर पाए हैं क्या। मैंने कहा कि वो उन्होंने शुरुआती झिझक जरूर दिखाई थी जब दिल्ली में उन्होंने दिल्ली की राजनीति में कदम रखा, एक थोड़ा सा झिझक आपने देखी, थोड़ा सा बहुत संभलने की स्टाइल देखी और फिर धीरे धीरे वो अपने नेचुरल उसमें आ गए। जो उनका एक आउटफिट है कि वो बहुत सहजता से मिलना है, आगे बढ़ना है और वो वहां तक जाते हैं यानी स्पोर्ट तक जाते हैं, जो एक बात है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जिस तरह का एक आइडिया इस वक्त लीडरशिप का है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी को उनसे हार्डन डिस्टेंस वाला ही लीडर उनको रिप्लेस करेगा, ये बहुत दिन से ये आइडिया है। अगर पार्टी इतनी सीटों पर या इससे ज्यादा सीटों पर आती है तब, अगर कमजोर होती है तो राजनाथ सिंह हमेशा उस स्टाइल में हमेशा बने रहते हैं कि वो जो है एक समन्वय के कैंडिडेट हैं और वो बहुत सहमति के कैंडिडेट है। याद होगा जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था उस समय तक ये तय नहीं हुआ था, मतलब कि पार्टी इतनी बहुमत के साथ आएगी ये नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है और मिली जुली सरकार होगी या होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो एक कंसेंसस कैंडिडेट है कि अगर सबने समर्थन दिया तो किस नाम पे समर्थन होगा, तो राजनाथ सिंह अपने आप को वहां प्लेस करते हैं, वो अपनी प्लेसिंग वहां रखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी अगर हम सेंट्रल राजनीति में उस फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपका सवाल उस तरफ है, तो वो उसी लीग के खिलाड़ी हैं। जो लीग राजनाथ सिंह की है वो उस लीग के खिलाड़ी हैं कि वो समन्वय के एक मिले जुले उसके, और यदि बहुत सारे अंतर विरोधों को साधना हो तब एक कैंडिडेट के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, राजनीति सीधे तौर पर जिस तरह ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है और जिस तरह से कांग्रेस ओबीसी और जाति के कैंडिडेट में जा रही है, तब एक बहुत ही फायरी स्पीच वाला लीडर मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें चाहेगी। हाँ, मुझे ये लगता है कि अभी वैसे नाम मैंने उसमें नहीं देखा जो बहुत सारे नामों की चर्चा है, लेकिन हमेशा एक डार्क फोर्स की गुंजाइश बनी रहती है। और किस्मत तो कई बार शिवराज सिंह के साथ कहते हैं कि उनके साथ चलती है, तो वो अलग कैंडिडेट है। बट ये एक तो बात है हमें मामा, सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं धीरेन्द्र जी, और मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली कुछ ऐसे ही आए होंगे। उसके पीछे पहले से ही कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहले भी कई मौकों पर दिल्ली से अनबन की खबरें हों या फिर सीधे अपने फैसलों को लेकर वो तटस्थ रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर वो कैसे पिघले, इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है। हालांकि आप ये मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले अध्यक्ष के सबसे प्रबल दावेदार नजर आते हैं और इस रेस में सबसे आगे हूं। मैं ये कह सकता हूं कि वो रेस में है। और इस समय जब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है, एक ऐसा गृह मंत्री है जो बहुत ही जिसको टस से बस करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, और एक लीडरशिप इस तरह की है, तो वहां एक इस तरह के लीडर की गुंजाइश बनती है जो तमाम अंतर विरोधों को दूसरी तरह से साध सके। तो मुझे लगता है उसमें एक बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि चेंजेस है। लेकिन पार्टी के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो बहुत सारा लंबा जिस तरह का विचार विनिमय चल रहा है वो संघ के साथ भी है। चूंकि इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि इनके साथ आरएसएस और संघ का जिस तरह का एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट हमेशा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनको बहुत ही उनके पसंदीदा कैंडिडेट रहे हैं, बहुत शांत तरीके से काम कर रहे थे। देखिए जब उनको दिल्ली तो आना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं थी। और आप एक ऐसी लीडरशिप को, क्योंकि आज के वक्त में भी बीजेपी का अगर कोई सबसे बड़ा वोट का है, अगर बीजेपी में कोई ही जो सचिन तेंदुलकर है या एक ऐसा है वो प्लेयर है, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं कि जो हर पिच पे बेहतर बैटिंग करता है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। उनके इर्द गिर्द भी कोई लीडरशिप अभी नहीं है।
चाहे वो कोई भी है। वो नीचे 1 से 10 तक मोदी है, उसके बाद 11-12 से अगली गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो सबसे बड़ा कोई टफ स्टैंड लेके आए होंगे। वो दरअसल उनको शुरू में उन्होंने मध्य प्रदेश में टफ स्टैंड दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में ये समझे कि देखिए राजनीति में आगे बढ़ना होता है, और यही शिवराज सिंह की खूबी है, जो मैं सबसे बड़ी ताकत उनकी मानता हूं, कि वो एसेस करते हैं वो जो घटनाओं, क्योंकि ये इस बार की जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत है, ये विराट जीत है। और शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़े हैं इस जीत से। शुरू में उनको लगा था कि शायद वो सेंटर उनको अलग कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक आगे की तरफ छलांग ली, सेंट्रल लीडरशिप में अपनी जगह बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन लीडर्स में से अब है जिन पे निगाह है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मंत्रिमंडल में होंगे, लेकिन उनकी बात नहीं है। शिवराज सिंह पहले अगर हम लोगों को एक कोई 11 बनानी पड़ेगी, तो उसमें एक बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर पहली लीग में है, वो जो पहले भेजे जाएंगे ओपनिंग बैट्समैन भले ही अभी नहीं है, लेकिन वो चौथे पांचवें पर बड़े आराम से खेल सकते हैं। तो इस वक्त वो उस लीडरशिप की भूमिका में है, और यही वजह है कि वो, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर इस बात को जानते हैं कि अगर दिल्ली में बहुत बड़ी पारी खेलनी है, दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेनी है और उसका क्लेम करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी आपकी ताकत वहां से है जहां से आपको ये सारी ताकत की बेल मिलती है, यानी आपकी जड़ें जहां है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो ये यात्रा निकाल रहे हैं, और ऐसे वक्त में निकाल रहे हैं, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री भी 9 जून के बाद आप देखेंगे अभी सिंदूर यात्रा होगी, पार्टी बीजेपी के हर एक सांसद को 15 से 20 किलोमीटर रोज 1 महीने तक पद यात्रा करनी है। मंत्री भी 2 दिन रहेंगे, तमाम मंत्रियों को ये ऑर्डर है अब, मतलब माफ कीजिएगा, पार्टी की तरफ से एक निर्देश है कि वो जो है हफ्ते में 2 दिन वहां रहेंगे अपने इलाकों में, और 25 से 30 किलोमीटर की उस दिन वो यात्रा करके संपर्क साधेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो अपना पहले से ही शुरू कर दिया है, और ये उनके लिए पार्टी उनको मना नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टी तो ये कह रही है। और इस दौरान वो अपनी पूरी ताकत, जो उनकी दिल्ली में जाने के बाद लोगों को लगता है कि शायद हमारा वो कमजोर हो जाता है, और बहुत सारे सेकंड लाइन के लीडरशिप भी जो मध्य प्रदेश की होगी वो ये सोचेगी, क्योंकि अपनी जड़ें जमाने, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम लोग किसी और राजनेता से तुलना करें बीजेपी के, तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान बहुत ऊपर नजर आते हैं। उनको छूने वाला अभी मुझे नहीं लगता कि लोकप्रियता में अभी कोई उनके पास कोई दूसरा लीडर है। लिहाजा ये एक गुंजाइश है, ये एक बेहतर वो है, लेकिन अभी चूंकि अध्यक्ष पद के लिए बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, उन पर बातचीत हो रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए हम लोग इस अध्यक्ष को चुने, जहां 4 राज्यों में बहुत अहम चुनाव है। अभी पहला तो बिहार का चुनाव अक्टूबर में हो जाएगा आदर्श, उसके बाद आपके पास आसाम है, उसके बाद आपके पास केरल है, वेस्ट बंगाल है। तो ये तमाम चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वो तमाम चीजों की लीडरशिप ये देख रही है, क्योंकि वोट तो फिर भी मोदी ही मांगेंगे जाके, है ना। लेकिन इस तरह की तैयारी करना चाहती है कि जहां अध्यक्ष पार्टी को सपोर्ट करे, है ना, पार्टी से मोदी के आने से पहले किसी को फील्डिंग भी वहां जमानी पड़ेगी, पूरा स्टेडियम सेट करना पड़ेगा। तो जो बातें मुझे नजर आती हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर, देखिए, एक तो अगर अध्यक्ष पद के वो सबसे प्रबल दावेदार है तो उसमें देरी क्यों हो रही है, लेकिन 2 बातें ऐसा लग रहा है जिससे शिवराज सिंह चौहान इस रेस में नंबर 1 है। एक तो अनऑफिशियली तौर पर कई आर्टिकल्स में ऐसा छपा है कि उन्होंने बिहार की कमान संभाल ली है। जो काम जेपी नड्डा किया करते हैं वो काम अब वहां वो कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग्स लेने की बात हो, चाहे वहां पर नरेंद्र मोदी की आने वाली रैलियों की तैयारियों की बात हो। दूसरा, जब 2023 का इलेक्शन था उससे 1 साल पहले मध्य प्रदेश में शिवराज ने एक योजना लागू की थी, वो थी लाडली बहना योजना। और उस लाडली बहना योजना का इंपैक्ट ऐसा था कि बीजेपी ने 2023 के इलेक्शन में बम्पर जीत हासिल की थी, कमलनाथ की सियासत का बंटाधार कर दिया। और उस योजना को धीरेन्द्र जी बीजेपी ने बाकी राज्यों में भी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर यूज किया। आप हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, जहां जहां मतलब बीजेपी जा रही है, शिवराज की उस योजना को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर बहुत उत्साह होगा कि उनके मुख्यमंत्री वहां बहुत ज्यादा जाएंगे। लेकिन देखिए, जब आप दिल्ली तक पहुंचते हैं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इंद्र कुमार गुजराल भी बनते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां इंदिरा गांधी 71 का वार जीती और 75 में इमरजेंसी लगा देती है।
तो देखिए दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें टेबल पर तय होती हैं, बंद कमरों में तय होती हैं। पर जो शिवराज सिंह चौहान है वो एक कैंडिडेट अगर ऐसे देखे तो बहुत अच्छे प्रोबेबल नजर आते हैं। भाई 4 बार आप लगातार सांसद जीतते हैं, फिर उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार लंबे समय से हारते नहीं है, ये तमाम चीजें जब आप करते हैं, इसके बाद अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो यकीनन नंबर 1 दिखाई देंगे। लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो टेबल पे फैसले कुछ और तरीके से होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दूसरी भी, जैसे आप कह रहे हैं तो उसी तरह से बुलडोजर है, वो पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बन गया। आप कहीं भी जाते हैं तो बाबा का बुलडोजर है। आप अमेरिका में भी देख लेते, तो ऐसा नहीं होता कि पार्टी में किसी एक ने जो अच्छा काम किया उसको दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसमें कोई पेटेंट नहीं देना होता, कॉपीराइट नहीं है, तो वो पार्टी का है। तो उसमें एक बेहतर, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बेहतर प्रोबेबल है। और खासतौर से ऐसे वक्त में मुझे लगता है बिहार जैसे राज्यों में जहां अभी बीजेपी मिली जुली राजनीति के साथ है, जहां वो दूसरे दलों के साथ बार्गेनिंग करती है, जहां उसको उनके साथ संबंध बनाने हैं और उसके साथ सत्ता जीतनी है, क्योंकि चिराग पासवान, जेडीयू और आपका उपेंद्र कुशवाहा, फिर आपके साथ जिंदर राम मांझी, इतने सारे दल हैं। तो वहां एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पर अगर आप शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हैं तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान अंतर विरोधों को साधने में अपनी स्टाइल से, अपनी राजनीतिक समझ से बेहतर साबित होंगे। लेकिन ये अभी संघ और उनके बीच में है, क्योंकि बाकी 3 राज्य जहां आपका मुकाबला ममता बनर्जी से हो, ममता बनर्जी इतनी फियर्स अपोनेंट्स हैं किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए कि वो नहीं चाहेगा कि उनकी जो है दुश्मनी, पॉलिटिकल दुश्मनी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल राइवलरी है उसमें उनका मुकाबला कभी ममता बनर्जी से हो। फिर आप जब केरल जाते हैं, पिनरई विजयन को वापस इतनी उम्र के बावजूद वहां चुनते हैं, क्योंकि वो लोग एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस हैं, वो जानते हैं। तो वहां मुझे लगता है बीजेपी इन तमाम चीजों को गौर कर रही है। लेकिन हम ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली की राजनीति में एक स्वीकार्य नाम है। अगर उनका नाम प्रपोज होता है या आगे की तरफ बढ़ता है तो विरोध करने की गुंजाइश कोई किसी में नहीं है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से ये अर्जित कर चुके हैं। लेकिन चुनाव के लिए अलग अलग फैक्टर जिम्मेदार होते हैं आदर्श, तो अभी हमको इंतजार करना होगा। और चूंकि लेकिन एक ये बात और फिर लोगों के मन में ये भी तो सवाल आ रहा है ना कि लंबा समय हो गया है, चुनाव में देरी क्यों हो रही है बीजेपी अध्यक्ष के? आपको क्या वजह नजर आती है? बीजेपी अध्यक्ष कब तक मिल सकता है, क्या संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, अभी तक तो उनको हो जाना चाहिए था। पिछले 3-4 महीने से लगातार पूरी प्रोसेस हो रही, राज्यों के चुनाव है, फिर आधे राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, फिर कुछ वो अलग अलग कारण बता रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अभी कोई कंसेंसस कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मोहन भागवत भी मिल रहे हैं, कभी पीएम से मिल रहे हैं, फिर कभी कोई और भी मिल रहा है, और पार्टी के अंदर सेकेंड लाइन में पूरी चर्निंग चल रही है, क्योंकि एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहिए जो इतने चुनाव से पहले हो। और जो इस पूरे अभी चूंकि जो प्रोसेस चलेगी, जो कह रहा हूँ कि सत्ता के जो अंदर चेंजेस की वो होगी, एक प्रोसेस होगी, उसके लिए एक ऐसा अध्यक्ष हो जो पार्टी को तैयार कर सके। तो मुझे लगता है कि संघ और पार्टी दोनों अभी एक समान पेज पर नहीं है। वो इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दोहराना चाहते, जैसा जेपी नड्डा जैसे जिस जिस आदमी को ये पूरी ताकत संघ की वजह से मिली, जो ये कह रहा हो कि नहीं अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, तो इस तरह का कोई मूव अप नहीं करना चाहती है पार्टियां। मुझे लगता है ऐसे समय में एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर निगाह बनाई जा रही है, उस पर बातचीत चल रही है, और अभी तक कोई तेज तय नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं कोई मामला फंसा हुआ है जिसको लेकर बीजेपी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही, वरना अब तक ये फैसला हो जाना चाहिए था। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले तो अभी यूपी को भी अपना प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के इलेक्शन होंगे, यही प्रोसेस होता है धीरेन्द्र जी, जितना मुझे पता है। सब राज्यों के पहले सब राज्यों में होता है, क्योंकि जिला इकाइयों के होते हैं, उसके बाद फिर वो प्रदेश का होता है, और उसके बाद फिर वो तमाम मिलकर उस पर अध्यक्ष पर चर्चा होती है। तो ये बहुत सारे राज्यों में हो गया था ये प्रोसेस पूरा, और अभी बहुत सारों में पेंडिंग्स भी है। लेकिन इसके लिए अगर ये होना होता है तो वो कभी भी हो सकता है ना,
जब सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है, तो तेजी से हो सकता है ना। जब तक आप ऊपर क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक ये कोई ऐसा तो होना नहीं है कि सबको अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का अधिकार दे देगी पार्टी। पार्टी तो पहले से तय करेगी, क्योंकि ये कोई कांग्रेस है नहीं कि जहाँ कोई लीडरशिप अब बिखर रही है या वो है। यहाँ अभी भी पहले वो तय करेंगे, उसके बाद वो चूंकि कंसेंसस, और ये स्टाइल है प्रधानमंत्री मोदी का, स्टाइल है कि वो जिस कैंडिडेट को चाहते हैं पहले उसके लिए एक पूरा समर्थन तैयार कराते हैं, मतलब नेचुरल दिखाई दे कैंडिडेट। तो मुझे लगता है वो एक प्रोसेस है। अभी तक ये जब यहाँ से दिल्ली से तय हो जाएगा तो उसमें कोई बहुत दिन नहीं लगने, उस चीज में कोई बहुत समस्या नहीं आनी। आप देख रहे होंगे कि लगातार चुनाव के लिए तमाम लोग अपने अपने पार्टी अध्यक्ष चुन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है जिसने आसाम में बदलाव अभी किया है, गौरव गोगोई को भेज दिया चुनाव के लिए, तो इनको भी जल्द ही देना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी देर तक रुकना, ये सब चीजों का आर्ट लेना, ये सब एक पॉलिटिकल, यही माना जाता है कि पॉलिटिकली एक जो एक हम लोग शील्ड तैयार करते हैं दूसरे के हमले से बचने के लिए, वो ज्यादा है कि अभी राज्यों में चुनाव पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। लेकिन चूंकि जैसे ही कंसेंसस कैंडिडेट होगा, आप देखेंगे ये सब कुछ एक हफ्ते में, 15 दिन में वो लोग खत्म कर देंगे। तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसीलिए आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या हमें बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल सकता है? और शिवराज के अलावा और कौन कौन आपको रेस में नजर आता है? देखिए, बिहार से पहले 100% उम्मीद है कि एक इनके पास अध्यक्ष होगा, क्योंकि कोशिश है पार्टी में इस पर बात, देख रही दूसरी पार्टियां भी सवाल उठा रही और अलग अलग जगह सवाल उठा रही। दूसरा ये है कि मैं देखिए बहुत सारे नाम आपने गौर किया होगा कि पहले तो बहुत दिन तक ये चला कि क्या संघ किसी तरह के टकराव के मूड में है, उनके कैंडिडेट्स अलग आने लगे थे उनके नाम से। और अभी भी आप देखेंगे बीच में अन्नामलाई को जब सेंट्रल में लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने अगला अध्यक्ष साउथ से कहना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो नाम है उनसे अभी जो हम लोग जिनसे बात करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप जो है किसी युवा अध्यक्ष का इंतजार कीजिए, किसी एक ऐसे चौंकाने वाले नाम का इंतजार कीजिए जो अभी आपको रेस में दिखाई नहीं देंगे। और चूंकि हम लोग ये मानते हैं कि बीजेपी जिस तरह से अपने फैसले लेती है उसमें अब कम से कम दिल्ली में पत्रकार उसको पढ़ने में आसानी से नहीं काम करते, ज्यादातर वो लोग गलतियां करते हैं। हम लोग ये मध्य प्रदेश में जब हम लोग साथ में स्टूडियो में भी थे, तमाम जगह पर काम, तो आपने देखा होगा हम हर बार चौंके हैं। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आपके दर्शक ये वीडियो काट के हमको फिर बाद में भेजें और ये हमें इंतजार करना चाहिए। एक बेहतर वहां चल रही है चर्चा, काफी चर्चा है, और उसमें जो अच्छी लीडरशिप के तौर पर है उसमें शिवराज सिंह चौहान इसमें है कि एक समन्वय की अगर बात होगी या एक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो उन लोगों का ये कहना है कि हम अब आगे देखना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आगे देखते हैं, लोग जब पीछे देखते हैं ये तो देखना होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम न्यूज रूम में थे तब हमने सबकी बायोग्राफीज तैयार कर ली थी। भजन लाल शर्मा छूट गए थे, इधर से मोहन यादव छूट गए थे और बाद में इन्हीं का ही नाम निकलकर सामने आया था। यार बीजेपी के लिए ये एक्स फैक्टर ही होता है। आप सोचिए, पुष्कर धामी चुनाव हारे है ना, उसके बाद वो बन गए मुख्यमंत्री। यहाँ ये सबसे बड़ी जीत अभूतपूर्व लेके आए, इनको सेंटर में ले आए। तो इसीलिए बीजेपी के अंदर ये इसीलिए बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये कहते हैं, जब हम लोग दफ्तरों में जाके बैठते हैं उनके पास चाय पीते हुए, तो कहते हैं भगवान के लिए हमारा नाम मत लेना, अगर तुम हमारे दोस्त हो तो कभी कहीं जाके ये मत कहना कि हमारा नाम चला, क्योंकि तब सत्य आप नहीं होंगे। तो इसीलिए किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं, और हम लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धीरेन्द्र जी भी अपने YouTube चैनल धीरेन्द्र पोंडेरो ऑफिशियल के जरिए से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस पर वो डेली वीडियोस बनाकर आपको खबरों का विश्लेषण बता रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आखिर में ये भी समझना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं? और नरेंद्र मोदी के बाद हमने एनालिसिस किया विस्तार से, लेकिन क्या आप उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट पर देखना पसंद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।